हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पोसोलॉजी के बारे में। तो हमारा जो पोसोलॉजी होता है ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पोसो जिसका मतलब होता है हाउ मच, मतलब कि कितनी मात्रा में, और दूसरा जो वर्ड आता है लॉगस जिसका मतलब होता है साइंस या बोल सकते हैं स्टडी। तो हम पोसोलॉजी में यही पढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं, अब आपकी साल आप कितने ईयर के हैं? 18 ईयर्स के हैं। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे छोटा भाई है, अब आपका छोटा भाई मान लीजिए यहाँ पे 4 ईयर का है। अब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आप कितनी रोटी खाएंगे? 4 रोटी खा जाते हैं। आपकी एज जो है 18 है, आप 4 रोटी खा जाते हैं। आपका आपका भाई जो है वो छोटा है, उसका जो ईयर है मतलब कि कितने साल का है, वह 4 साल का है। अब वो कितनी रोटी खाएगा? 1 रोटी मान लीजिए खाता है। तो हम पोसोलॉजी में ही पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई एडल्ट पर्सन है उसको कितनी मेडिसिन देनी हमें, और कोई अगर बच्चा है, कोई अगर चिल्ड्रन है, कोई इन्फेंट है, उसको हमें कितनी मेडिसिन देना है, यही हम पोसोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप 18 साल के हैं, तो आपको हम क्या कर सकते हैं? 500 mg का पैरासीटामोल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक छोटा बच्चा जो आपका छोटा भाई है, 4 साल का है, उसको हम 500 mg नहीं दे सकते। तो पोसोलॉजी में ही हम सीखने वाले हैं किसको हमें कितनी मेडिसिन देनी है, किस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन देनी है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे समझते हैं। पोसोलॉजी का मैंने मतलब बता दिया। पोसो का मतलब होता है हाउ मच, मतलब कितनी मात्रा में। लॉगस का मतलब होता है साइंस या बोल सकते हैं हिस्ट्री। तो हमारी जो पोसोलॉजी होती है यह मेडिकल, मतलब एक तरीके की मेडिकल साइंस होती है। इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हमें जो ड्रग का कितना डोज देना है पेशेंट को, जिसके वजह से वो हमारी ड्रग उसके बॉडी में जाए और अच्छे तरीके से अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे, और जिसके वजह से उसकी बीमारी ठीक हो जाए। मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप हैं, आप कितने साल के हैं? आप 18+ ईयर के हैं। अब आपको देना है, कोई भी मेडिसिन देनी है, हम जैसे पैरासीटामोल देते हैं तो 500 mg आपको दे सकते हैं आसानी से। लेकिन मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, उसको 500 mg की मेडिसिन हम नहीं दे सकते, क्योंकि उसके बॉडी में जाने के बाद वो झेल ही नहीं पाएगा, छोटा बच्चा। तो हमें कितनी मात्रा में किसको ड्रग देनी है, कितनी क्वांटिटी में डोज देनी है, उसी के जब स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं हम पोसोलॉजी बोलते हैं। तो मैंने एक डिफिनेशन यहाँ पे लिख दी है, दूसरी डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है, पोसोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद डोज। इसके कहने का मतलब है कि पोसोलॉजी एक ब्रांच होती है मेडिसिन की, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमें कितनी डोज देना है पेशेंट को, किस एज वाले पेशेंट को कितनी डोज देना है, मेल को कितनी देनी है, फीमेल को कितनी देनी है, ठीक है। कोई मोटा पर्सन है उसको कितनी डोज देनी है, कोई बहुत पतला है उसको कितना देना है। तो यही सारी स्टडी जिसमें हम करते हैं उसी को बोलते हैं पोसोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए तीसरी भी डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। जो डिफिनेशन आपको सबसे ईजी लगे वो आप डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। तीनों डिफिनेशन हमारे करेक्ट है। तो तीसरे डिफिनेशन में लिखा गया था स्टडी ऑफ द राइट अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके कहने का मतलब है कि हमें सही अमाउंट में मेडिसिन को पेशेंट को देना, यही हमारा कहलाता है पोसोलॉजी। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को हम क्या करेंगे? 2 ml 1 ml इतनी ही पैरासीटामोल दे सकते हैं। लेकिन एक बड़ा जो पर्सन है उसको हम 500 mg तक की मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये हम पोसोलॉजी में सारी चीज़ें, जब हम पोसोलॉजी की अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, आगे अभी कई सारे फार्मूले आप पढ़ेंगे, उसके वजह से आप उस फार्मूले की हेल्प से आप पोसोलॉजी में मतलब कितनी मेडिसिन हमें किस पर्सन्स को देनी है, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं कि छोटे बच्चे को हम कितनी मेडिसिन देंगे, जो एडल्ट पर्सन है उसको कितनी मेडिसिन देंगे। ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए दो चीज़ें आपके आए हैं यहाँ पे, एक आया हमारा डोज आया है, एक हमारा आता है डोजेज आते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है इसको थोड़ा समझ लीजिए, आगे आपको बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख दिया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा डोज का मतलब क्या होता है। 2 नंबर में पूछा जाता है। डोज का मतलब है, जैसे मैंने बोला कि आपको 500 mg का पैरासीटामोल आपको एक ही टाइम खाना है, तो ये हमारा क्या हो गया? डोज हो गया। मतलब कि अगर आप कोई भी मेडिसिन कि कितने अमाउंट में एक समय में ले रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम डोज बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप क्या हैं, 500 mg की यहाँ पे टेबलेट आप सुबह के समय खा रहे हैं, ठीक है। सुबह के समय खा रहे हैं मतलब कि एक ही टाइम ले रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा डोज कहलाएगा। आप समझते हैं डोजेस क्या होता है? डोजेस का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि 500 mg की आपको टेबलेट लेनी है, लेकिन ये टेबलेट आपको 5 दिनों तक लेनी है, तो ये हमारा कहलाएगा डोजेस कहलाएगा। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा आगे आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग डोज पोसोलॉजी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे पोसोलॉजी को अफेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर आता है हमारा एज।
ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम मेडिसिन कम मात्रा में देते हैं, बड़े लोग जो होते हैं उनको ज़्यादा अमाउंट में देते हैं। दूसरा आता है हमारा सेक्स, मतलब कि हमारा कि जो मेल है उसको हम अलग मेडिसिन देते हैं, फीमेल जो होती हैं उनको अलग मेडिसिन देते हैं, आपको सबको पता है। अब देखिए आता है बॉडी वेट, कौन ज़्यादा मोटा है, जिसको जो ज़्यादा मोटा रहता पर्सन उसको हम ज़्यादा अमाउंट में मेडिसिन देते हैं, जो बहुत पतला रहता है उसको कम अमाउंट में देते हैं। तो ये हमारे सारे फैक्टर हैं। पहला हमारा आता है एज, दूसरा सेक्स, तीसरा हमारा बॉडी वेट, चौथा आता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पांचवा आ जाता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, फिर इमोशनल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, टॉलरेंस, आइडियोसिंक्रेसी और एंटागोनिज्म। ये हमारे 11 फैक्टर मैंने लिखे हैं। तो ये हमारे जब भी एग्जाम में आएंगे 10 मार्क्स में आते हैं तो इसको ध्यान में रख के ही आप सारी चीज़ें करेंगे। तो ये 10 फैक्टर आप याद कर लेंगे बड़ी आसानी से, आप खुद के लैंग्वेज में सारी चीज़ें बता लेंगे। बस मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आप सुनते जाइएगा आराम से। सबसे पहला आता है हमारा एज आती है, ठीक है। अब देखिए एज कैसे हमारे पोस्टोलॉजी को अफेक्ट करता है। मैंने बोला कि जैसे कोई भी अगर छोटा बच्चा है, कोई अगर चिल्ड्रन है, उसको क्या करते हैं हम मेडिसिन कम मात्रा में देते हैं। अगर आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर क्या करते हैं उसको 1 ml 2 ml ऐसे करके देते हैं। लेकिन कोई अगर बड़ा पर्सन जाता है, मतलब कि कोई ओल्ड पर्सन जाता है जिसकी एज क्या है 18 प्लस है, उसको क्या करते हैं कि डॉक्टर लोग उसको जैसे 500 mg 400 mg ऐसे दे देते हैं। ये आपने देखा होगा। तो एज हमारे पोस्टोलॉजी को कैसे अफेक्ट करता है कि अगर हम क्या करते हैं छोटे बच्चों को ज़्यादा अमाउंट में ड्रग दे देते हैं। जैसे डॉक्टर ने बोला कि इस बच्चे को क्या देना है 1 ml देना है। अब 1 ml ना दे के आपने दे दिया उसको 500 mg दे दिया, तो वो क्या करेगा, बच्चा मर भी सकता है, ठीक है। उसके अंदर वो कैपेबिलिटी अभी नहीं है कि वो उतनी डोज को सह सकता है। तो ये हमारा आता है एज में आता है। तो यहाँ पे लिखा गया चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पीपल रिक्वायर लोअर डोजेस देन एन एडल्ट ड्यू टू लेस कैपेसिटी ऑफ मेटाबोलाइजिंग ऑफ द स्क्रीटिंग फंक्शन। देखिए जो चिल्ड्रेन होते हैं उनको कम मात्रा में दवा दी जाती है, मतलब कि कम डोज दिया जाता है एज कंपेयर टू जो एडल्ट पर्सन होते हैं। क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो होती है मेटाबॉलिज्म की जो पावर होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म का जो पावर होता है वो हमारा थोड़ा फास्टर होता है, इसलिए दिया जाता है। अब दूसरा हमारा जो फैक्टर आता है सेक्स आता है, ठीक है। देखिए जो वोमेन रहती हैं और जो मेल रहते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों को डिफरेंट जो है डोज मतलब मेडिसिन दिए जाते हैं, आपको पता है। जैसे मैं बात करता हूँ फीमेल की, फीमेल जब प्रेग्नेंट रहती है या उसको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जब कोई भी महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस टाइम हमें मेडिसिन देते वक्त बहुत ही केयरफुली से देनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी लेडीज़ जिसको प्रेगनेंसी है या उसको मेंस्ट्रुएशन आ रहा है या उसको लैक्टेशन मतलब कि दूध अपने बच्चे को पिला रही है, तो उस टाइम अगर आप एलो दे देते हैं, अल्कोहल दे देते हैं या मॉर्फिन देते हैं या टेट्रासाइक्लिन देते हैं, ये उसके बॉडी में जाने के बाद कई सारे खतरे पैदा कर सकती है। तो ये सारे मेडिसिन हमें जब भी देना चाहिए, सबसे पहले हमें ये पता कर लेना चाहिए कि हम किसको मेडिसिन दे रहे हैं, मेल को दे रहे हैं फीमेल को दे रहे हैं। तो मेल को आप मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे एलो भी दे सकते हैं, अल्कोहल मॉर्फिन टेट्रासाइक्लिन, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन एक फीमेल को पहले ये जान लेना है कि वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं आ रही है, उसको लैक्टेशन मतलब वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है। ये सारी चीज़ें पहले पता करना है, तब उसके बाद आपको मेडिसिन देनी है। अगर आप दे देते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब देखिए अगला फैक्टर आता है बॉडी वेट। बॉडी वेट देखिए कैसे पोस्टोलॉजी को अफेक्ट करता है। मान लीजिए कि कोई जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा मोटा है, अगर बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसको हमें ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा mg में हमें क्या देना पड़ेगा, मेडिसिन देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है बहुत पतला है, जैसे मान लीजिए कि 49 किलो का है, मैं 49 किलो का हूँ, ठीक है। अब मुझे अगर मेडिसिन देना है तो आप 400 mg ही हमको देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई 75 kg का है, उसको आप 500 mg आराम से दे सकते हैं। तो ये हमारा बॉडी वेट इस तरीके से अफेक्ट करता है। अगला आता है हमारा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी मेडिसिन आप खाली पेट खा लेते हैं, कोई भी मेडिसिन अगर आप खाली पेट खाते हैं उसका एक्शन बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन वो मेडिसिन जब आप खाएंगे वो बॉडी में हमारे जाने के बाद क्या करेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज करेगी। तो यहाँ पे लिखा गया द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ
द ड्रग। जैसे मान लीजिए आपने खाना खा लिया, खाने के बाद क्या किया आपने, मेडिसिन खाया, तो उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वह धीरे धीरे होगा। लेकिन जो धीरे धीरे काम होता है, आपको पता है जो काम धीरे धीरे होता है बड़ा ही अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर आप बिना खाए आपने दवा खा लिया तो वो दवा हमारे बॉडी में जाएगी और बहुत ही जल्दी हमारी बीमारी भी ठीक करेगी, लेकिन वो हमारे बॉडी में जाने के बाद कई सारे प्रॉब्लम भी कॉज कर सकती है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि जब भी आप कोई भी दवा खाएं, गैस की दवा छोड़कर जब भी कोई भी दवा खाएं, सबसे पहले आप खाना खा लीजिए, तब उसके बाद खाइए। क्योंकि तब जब हम खाते हैं मेडिसिन, तब हमारे बॉडी में जाने के बाद जो दवा है धीरे धीरे हमारे ब्लड में जाके हमारे बॉडी में एक्शन देती है, मतलब हमारे बीमारी को ठीक करती है। तो यहाँ पे लिखा गया ड्रग आर द मोर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्टमक। मैंने बोला कि जब खाली पेट आप मेडिसिन खाते हैं वह हमारे ब्लड में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होती है और बहुत जल्दी अपना क्या करती है, थेरापॉटिक एक्शन देती है, मतलब बीमारी को ठीक करती है। तो यहाँ पे लिखा गया द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू डिसाइड द इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग। मतलब कि जो हमारा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कि हमें दवा कब लेनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी बीमारी कैसे ठीक होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब है कि आप किस रास्ते से मेडिसिन ले रहे हैं। आप मुंह से मेडिसिन ले रहे हैं कि आप इंजेक्शन के फॉर्म में कोई मेडिसिन ले रहे हैं। जैसे आपको कोई बीमारी हुई है, आप अगर मेडिसिन लेते हैं ओरली, मतलब मुंह के थ्रू मेडिसिन टेबलेट खाते हैं, तो थोड़ा देर बाद काम करती है। लेकिन आप अगर कोई भी मेडिसिन इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, वो बहुत ही जल्दी अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे लिखा गया कि हम जो ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं डिफरेंट रूट से बॉडी के अंदर। ओरली भी करते हैं, इंट्रावेनस भी करते हैं, रेक्टल भी करते हैं, वेजाइनल भी करते हैं, सारे तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि जब हम क्या करते हैं, जब मान लीजिए कोई भी पेशेंट है, वह इमरजेंसी के केस में आया है। अगर वो इमरजेंसी के केस में आया है तो उसको तो हम टेबलेट खिलाएंगे नहीं, क्योंकि टेबलेट उतनी जल्दी असर नहीं दे सकती है। लेकिन अगर उसको हम इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे तो वो बहुत ही जल्दी क्या करेगी, उस इमरजेंसी केस को ट्रीट करने का काम करेगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, इसको यहाँ से लिख के लिख लीजिएगा। ठीक है, और एक पॉइंट जान लीजिएगा, हमारे जो आईवी होते हैं, मतलब कि जो इंट्रावेनस जो इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती हैं मेडिसिन, ये पूरा हमारे ब्लड में टोटली एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि हम ब्लड में ही इंजेक्शन को देते हैं। तो जब टोटली ब्लड में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे ड्रग, तो इसकी जो बायोविलिटी है, बायोविलिटी का मतलब होता है कि हमारी जो टोटल ड्रग है, कितनी ड्रग हमारे ब्लड के अंदर पहुंची है और वो कितना एक्शन दिए, वो उसकी कहलाती है बायोविलिटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं, आपने खाया क्या, एक पैरासीटामोल की गोली खाई। अब आपने पैरासीटामोल की गोली खा ली, 500 mg की खाई है, तो ये जाएगा पहले आपके पेट में जाएगा, पेट में डिजॉल्व होगा। अब डिजॉल्व अगर होगा तो ये पूरी 500 mg ही हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगी। अब मान लीजिए कि 400 mg ही हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। यही 400 mg क्या करती है, हमारे डिजीज को ठीक करती है। यही जो 400 mg है, यही हमारी क्या कहलाएगी, बायोविलिटी कहलाएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसके, आईवी के केस में। अगर आईवी के केस में आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो टोटल हमारी ड्रग कहाँ पे जाती है, हमारे ब्लड में जाती है। टोटल जब हमारी ड्रग जाएगी हमारे ब्लड के अंदर, वो क्या करेगी, अपना थेरापॉटिक एक्शन भी बहुत ही फास्टर करेगी, मतलब उसकी बायोविलिटी भी बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो मैं बहुत ही सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ, आप खुद से सारी चीज़ें बना के भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगला फैक्टर आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर कहने का मतलब होता है कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट आल्सो अफेक्ट द डोज ऑफ ड्रग। मतलब कि कैसा इन्वायरमेंट है। अगर मान लीजिए कि कोई भी आपको सेडेटिव या हिप्नोटिक ड्रग लेनी है, ठीक है, सेडेटिव हिप्नोटिक का मतलब होती है जो नींद की दवाएं होती है, उसको बोलते हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक। अगर आपको सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग लेनी है, अगर आप रात के समय लेते हैं तो आपको थोड़ा अमाउंट में लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आप हिप्नोटिक और सेडेटिव मतलब जो नींद लाने वाली दवाएं हैं, जैसे हमारा अल्प्राजोलम आता है, अल्प्रॉक्स आता है, अल्प्रॉक्स के नाम से आता है, जैसे अल्प्रॉक्स है हमारा, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमें 100 mg लेना पड़ रहा है। कब, हमें दिन के समय में लेना पड़ रहा है 100 mg नींद आने के लिए। लेकिन अगर हम शाम के समय इस मेडिसिन को लेते हैं तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 50 mg ही लेना पड़ेगा। तो हमारा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन भी ये डिसाइड करता है कि कितनी मात्रा में हमें दवा को लेना है। अगर आप दिन के समय लेते हैं कोई भी सेडेटिव और हिप्नोटिक तो हमें ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है। अगर कोई सेडेटिव या हिप्नोटिक मेडिसिन से लेते हैं आप रात के समय तो हमें कम अमाउंट में लेना पड़ता है। ये हमारे फैक्टर हैं। अगला आता है इमोशनल फैक्टर। लड़कियों वाले
यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, देखिए कुछ लड़कियां रहती हैं, कुछ फीमेल्स रहती हैं, उनके अंदर इमोशंस भरे रहते हैं। अगर इमोशंस रहते हैं या जैसे डिप्रेशन में रहते हैं या तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे डॉक्टर ने 5 दवा दी है, 5 दवा दी है, वो थोड़ा अगर डिप्रेस रहेंगे या बहुत ज़्यादा तनाव में रहेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, वो क्या करेंगे 4 दवा तो निकालेंगे लेकिन एक दवा खाना जो मेन दवा रहेगी वो भूल जाएंगे। तो ये हमारा कहलाता है इमोशनल फैक्टर कहलाता है। ठीक है, और यही हमारी मेन दवा जब जाएगी नहीं हमारे बॉडी के अंदर तो हमारी डिजीज़ कैसे ठीक होगी। ठीक है, अगला आता है प्रेजेंस ऑफ डिजीज़। अगर मान लीजिए कि हमारे बॉडी में पहले से कोई बीमारी है, जैसे मान लीजिए कि हमें लीवर डिजीज़ है, अगर हम लीवर डिजीज़ की कंडीशन में अगर मॉर्फिन ड्रग लेते हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, हमारे बॉडी में बहुत ही कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं, पहले पेशेंट से ये पूछते हैं कि आपको कोई बीमारी है कि नहीं, लीवर से रिलेटेड कोई बीमारी है कि नहीं, पेट से रिलेटेड कोई बीमारी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद हम क्या करते हैं, तब डोज डिसाइड करते हैं कि उसको हमें कौन सी मेडिसिन कितने डोज में देनी है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, अगला आता है हमारा टॉलरेंस आता है। टॉलरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब होता है व्हेन योर बॉडी बिकम यूज ऑफ ए ड्रग यू नीड ग्रेटर अमाउंट ऑफ द ड्रग टू फील द सेम इफेक्ट। देखिए यहाँ पे भी लड़कियों वाले एग्जाम्पल दूंगा। कुछ लड़कियां होती हैं नखड़ेबाज, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, कुछ लड़कियां होती नखड़ेबाज, वो क्या करते हैं, मान लीजिए कि उनका सर दर्द नहीं कर रहा है, सर दर्द नहीं कर रहा, तब भी क्या करते हैं, वो 500 mg की गोली जो पैरासीटामॉल खा लेती हैं। अब मान लीजिए वो 5-6 दिन तक बहाना बनाई हैं, अब 5-6 दिनों तक उन्होंने क्या किया, 500 mg की टेबलेट रोज खा ली पैरासीटामॉल, लेकिन मान लीजिए 6वें दिन उनका सही में दर्द करने लगा उनका सर, अब उनको 500 mg असर ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसने क्या लगा लिया, उस मेडिसिन की लत लगा लिया है। ठीक है, अब इनको कितना देना पड़ेगा, 650 mg, मतलब कि यहाँ पे ड्रग का जो डोज है ये हमें बढ़ाना पड़ेगा, वो हमारा कहलाता है टॉलरेंस कहलाता है। जैसे मान लीजिए निकोटीन रिक्वायर इन हाई डोज फॉर द स्मोकर पेशेंट, मतलब कि जो शराब पीते हैं या जो सिगरेट पीते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, जो गुटखा पान खाते हैं, उन पेशेंट को अगर हम निकोटीन दे रहे हैं, एक नॉर्मल पर्सन हमारा यहाँ पे है, एक हमारा जो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो गुटखा खा रहा है, गुटखा बीड़ी ये सारी चीज़ें पी रहा है, तो इसको मान लीजिए कि हमें 100 mg की ज़रूरत पड़ रही है, और जो हमारा गुटखा वाला पेशेंट है इसको हमें निकोटीन की ज़रूरत कितनी पड़ रही है, मान लीजिए 200 mg पड़ रही है। तो ये हमारा क्या होता है, टॉलरेंस होता है। अगली बात करते हैं आइडियोसिंक्रेसी के बारे में। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब समझते हैं। आइडियोसिंक्रेसी को बोलते हैं हम एलर्जिक रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 पेशेंट हैं, यहाँ पे मैंने 5 पेशेंट को बना रख दिया है। अब इन 5 पेशेंट को हम क्या देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए LCZ लीवोसिट्रिजिन देते हैं। अब हमने 5 पेशेंट को लीवोसिट्रिजिन इस तरीके से दिया। अब 5 पेशेंट में से 4 पेशेंट के ऊपर ये मेडिसिन गई, अच्छे तरीके से काम की, और उनकी बीमारी, मतलब कि जो उनकी नाक बह रही थी, जो एलर्जिक रिएक्शन से, वो सारी चीज़ें उनकी ठीक हो गई। लेकिन जो एक आ गया, एक क्या हो गया, निकल गया, एक्सेप्शन निकल गया, इसके अंदर लीवोसिट्रिजिन की क्या आ गई, एलर्जिक रिएक्शन, मतलब कि इसकी बीमारी तो ठीक की लेकिन इसके अंदर क्या आए, कुछ एलर्जिक रिएक्शन, जैसे मान लीजिए कि शरीर पे दाने पड़ने लगे, छोटे छोटे रैशेस निकलने लगे, ये सारी चीजें होने लगी, तो वो हमारा कहलाता है आइडियोसिंक्रेसी कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा गया सम पेशेंट शो एबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू ए ड्रग अदर देन द हिट एक्चुअल थेरापेटिक यूज। मैंने बोला कि अगर आप 5 पेशेंट में से 4 पेशेंट को आपने लीवोसिट्रिजिन दिया, उन मतलब 5 को दिया, 4 के अंदर गई, वो उनका जो सर्दी जुकाम था वो तो ठीक किया, लेकिन 5वें वाले को क्या हुआ कि उसके अंदर कुछ एलर्जिक रिएक्शन शो होने लगे, जैसे स्किन में रैशेस आने लगे, छोटे छोटे दाने पड़ने लगे, चकत्ते पड़ने लगे, तो ये हमारा कहलाता है आइडियोसिंक्रेसी कहलाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा गया है। अब बात करते हैं एंटागोनिज्म के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको मिलेगा। एंटागोनिज्म का मैंने 2 डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, एंटागोनिज्म का मतलब होता है कि जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को डिक्रीज कर देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एंटासिड है, अगर आपने एस्पिरिन खाई है, एस्पिरिन के साथ आपने कोई एंटासिड भी खा लिया, तो एक जो हमारा एस्पिरिन है इसका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देखिए समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपने
एस्पिरिन खाया, आपके पेट में एस्पिरिन आ गया। अब एस्पिरिन खाने के बाद आपने एंटासिड भी खा लिया। अब ए एंटासिड क्या करेगा, इसका जो ए मेडिसिन है मतलब कि जो एस्पिरिन है इसका एब्जॉर्प्शन ब्लड में क्या करेगा, ये कम कर देगा, बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हमारा कहलाता है एंटागोनिज्म कहलाता है। तो यहाँ पे दो डिफिनेशन मैंने लिख दिया, आप कोई भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो एंटागोनिज्म होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट है, अगर वो जहर खा लेता है तो जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या देते हैं, कोई एंटागोनिज्म देते हैं। जब एंटागोनिज्म देते हैं तो वो क्या करता है, एंटागोनिज्म ड्रग उस जो जहर रहता है, जो पॉइजन रहता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके वजह से वह मरने से बच जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगला आता है हमारा जो यहाँ पे लास्ट दिया गया है 12 वाला सिनर्जिम आता है। सिनर्जिम मैंने ऊपर नहीं लिखा, आपने एक पॉइंट वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। सिनर्जिम का मतलब क्या होता है कि सिनर्जिम जैसे मान लीजिए कि आपके पास है क्या, एसिक्लोफेनेक है और पैरासीटामॉल, ठीक है, एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामॉल। अगर इन दोनों को कम्बिनेशन में आप ड्रग लेते हैं, देखते हैं कई हमारी दवाएं जो होती है कम्बिनेशन के फॉर्म में आती हैं। अगर हमारा जो दवाएं हैं कम्बिनेशन के फॉर्म में हैं तो ये क्या करेंगे दवाएं, मतलब कि ये आपके फीवर को भी ठीक करेंगी। अगर एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामॉल के कम्बिनेशन में रहता है, फीवर तो आपका ठीक होगा ही, और इसके साथ साथ हमारा क्या, आपके बॉडी में अगर पेन हो रहा है वह भी ठीक हो जाएगा। तो सिनर्जिज्म का मतलब होता है कि जब एक दवा के साथ दूसरी दवा का हम कम्बिनेशन कर देते हैं तो वो क्या करता है कि हमारे पेन को और जो हमारे फीवर को है वो बहुत ही जल्दी क्या करता है, उसको रिलीव करता है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन द इफेक्ट ऑफ एंड एक्शन ऑफ ड्रग इज इंक्रीज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग। तो यहाँ पे मान लीजिए कैफीन के साथ हमने मिला लिया, एस्पिरिन मिला लिया। अब जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने लिया तो ये क्या करता है कि पेन को बहुत ही जल्दी रिलीफ देता है, और इसकी जो इफिकेसी रहती है, मतलब जो इसके कार्य करने की जो क्षमता रहती है वह भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा कोर्सेज के बारे में बता देते हैं आपको। यहाँ पे चलते हैं हम, आप जाएंगे प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे ट्रिक फार्मेसी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो है हमारा ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे पेड कोर्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बैच मिल जाएगा जीत के नाम से, जीत बैच के नाम से। वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, सिर्फ जो है 249 में, बहुत ही कम प्राइस है। यहाँ पे आपको मिलने वाली क्या है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है और लाइव वीडियो मिलने वाली, स्मार्ट पीडीएफ नोट्स जो आप देख रहे हैं वो मिलेंगी आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और सभी सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए जाएंगे और बेस्ट गाइडेंस दिए जाएंगे, मतलब कि आपको एग्जाम कैसे पास करना है, ठीक है, कैसे कॉपी लिखनी है, सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई। तो अब आगे हम बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द एज। मतलब कि पीडियाट्रिक का मतलब होता है बच्चों का डोज जो होता है एज के बेस पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके हिसाब से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बच्चों का जो डोज डिसाइड करते हैं बच्चे के एज के हिसाब से, मतलब बच्चे की उम्र कितनी है इसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं, बच्चा कितने केजी का है इसके हिसाब से करते हैं, और बच्चा कितना मोटा है उसके हिसाब से हम करते हैं डोज डिसाइड। तो इसके लिए कई सारे फार्मूलेज आते हैं जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डोज का कैलकुलेशन करते हैं। 2 नंबर में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं हम एज बेस्ड डोजिंग मेथड, मतलब हम इसमें बच्चे का जो डोज डिसाइड करने वाले हैं बच्चे के एज के हिसाब से करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला आता है, यंग फार्मूला आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हमारा बच्चा 2 साल से लेके 12 साल तक का है तो उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि फार्मूला चाइल्ड डोज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर अपॉन दिया गया है एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 मल्टीप्लाई दिया है एडल्ट डोज। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे मैंने बोल दिया कि अगर कोई भी बच्चा 2 साल का है, ठीक है 2 साल का है, और एडल्ट डोज हमारा कितना है, एडल्ट डोज मान लीजिए कि 200 mg है, तो मैंने बोल दिया कि अब बच्चे का जो है डोज डिसाइड करिए। तो आप क्या करेंगे, बच्चे की उम्र कितनी है, 2 साल है, तो 2 साल यहाँ पे लिख देंगे। नीचे भी वही लिखा गया कि एज ऑफ चाइल्ड, तो आप यहाँ पे भी वही लिख देंगे, प्लस 12 कर देंगे। और एडल्ट डोज मैंने बोला कितना है, 200 mg है, तो 200 mg कर देंगे। अब इसको पूरे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा आ जाएगा, जो बच्चा 2 से लेके 12 साल तक का है उसका डोज डिसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे दिया गया कैलकुलेट ए डोज ऑफ, यहाँ पे ऑफ रहेगा, ऑफ ए चाइल्ड ऑफ 5 year old सीमेटेड इन बाय द यंग फार्मूला व्हेन एडल्ट डोज ऑफ द ड्रग इज 100 mg। मतलब कि अगर कोई बच्चा 5 साल का है,
उसको सिमेटिडिन देना है। लेकिन जो हमें एडल्ट डोज हमारे पास है वह 100 mg, मतलब कि एडल्ट डोज कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जो है 18 साल से ऊपर है उसको हमें कितना देना है, 100 mg देना, मतलब कि जो एडल्ट पर्सन है, जो बड़े लोग हैं, उनको 100 mg देना है। लेकिन अब मान लो कि 5 साल का बच्चा है, उसको कितना mg देना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, यंग फार्मूला लगाएंगे। यंग फार्मूला आप लगाएंगे तो यंग फार्मूले में दिया गया हमारे बच्चे का एज कितनी है, 5 साल है, तो 5 साल यहाँ पे लिख लेंगे बच्चे की एज। बच्चे का एज नीचे भी पूछा गया, बच्चे की एज 5 साल लिख लेंगे, +12 कर देंगे। एडल्ट डोज हमें पता कितना हमारा 100 mg, तो यहाँ पे 100 mg कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट किया गया है, तो आएगा हमारा जो बच्चे का डोज आएगा वह 29.41 mg आएगा। जो बड़े लोगों को हम मेडिसिन देते थे वह 100 mg देते थे, लेकिन जो बच्चा 2 से लेकर 12 साल का है, मतलब कि जो 5 साल का बच्चा है, इसको हमें कितना देना पड़ रहा है, 29.41 mg देना पड़ा। समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे डीलिंग फार्मूला के बारे में। तो यहाँ पे डीलिंग फार्मूला, अगर कोई भी बच्चा जो है 4 से लेके 20 साल का है तो उसके लिए हम डोज कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए जो फार्मूला आता है, चाइल्ड डोज इक्वल टू आता है एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर अपॉन 20 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फार्मूला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है अगर कोई भी बच्चा 6 साल का है, ठीक है, तो उसको हमें सिमेटिडिन देना है। लेकिन सिमेटिडिन की जो डोज हमारे पास है वह 1 ग्राम है, तो बच्चे को हम कितना देंगे, तो एडल्ट डोज हमें पता है इतना है, तो एडल्ट डोज 1 ग्राम है, तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और बच्चा कितने साल का, 6 साल का है। अब क्या करेंगे, इसी को कैलकुलेट यहाँ पे देखिए कर दिया गया है, तो बच्चे को कितना देना पड़ेगा, हमारा 0.30 mg हमें देना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला आता है हमारा फ्रेड फार्मूला आता है। फ्रेड फार्मूला में अगर कोई भी बच्चा जो है, ये हमारा 2 साल का, मतलब कि अगर कोई बच्चा इन्फेंट है, इन्फेंट का मतलब होता है जब बच्चे की उम्र जो रहती है 12 मंथ रहती है, उसको बोलते हैं इन्फेंट बोलते हैं। तो 12 मंथ से लेकर अगर बच्चा 2 साल तक का है तो उसको हमें कैसे डोज देना, मतलब ड्रग कितनी मात्रा में देना है, ये हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए हमारा फ्रेड फार्मूला आता है, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज अपॉन चाइल्ड इन मंथ अपॉन 150 मल्टीप्लाई कर देंगे एडल्ट डोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट डोज ऑफ चाइल्ड 12 मंथ। अगर बच्चा जो है 12 महीने का है तो उसको डोज कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए मान लेते हैं एडल्ट का डोज यहाँ पे दिया गया है 200 mg दिया गया है, तो जो बच्चा 12 महीने का है उसको हम डोज कैसे डिसाइड करेंगे, फ्रेड फार्मूला के हेल्प से। तो यहाँ पे एडल्ट डोज आपको पता 200 mg दिया गया है, बच्चे की उम्र इतनी है, तो बच्चे की उम्र कितनी है, 12 मंथ है, तो 12 लिख लेंगे, 150 ही रहेगा। और जो एडल्ट डोज हमारा कितना दिया गया है, 200 mg दिया गया है। अब क्या कर लेंगे, यही देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया गया है, तो आ जाएगा बच्चे को जो देना है, ठीक है, वह हमें देना है 16 mg देना। एडल्ट को हमें कितना देना पड़ रहा था, जो मतलब कि बड़े लोग हैं, ठीक है, जो आपके मम्मी पापा हैं, उनको हमें 200 mg मान लीजिए देना पड़ा। अब आप 12 महीने के हैं, 12 महीने के वाले कितना देना पड़ेगा, 16 mg ही ड्रग देनी पड़ेगी। अब आइए आगे बात करते हैं हमारा काउलिंग फार्मूला के बारे में। काउलिंग फार्मूला यहाँ पे इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अगर कोई भी बच्चा जो है 1 से लेके 14 साल का है तो उसके लिए हम इस फार्मूले के हेल्प से डोज डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड डोज इक्वल टू होता है एज ऑफ चाइल्ड +1 अपॉन 24 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में दिया गया है, कैलकुलेट डोज फॉर ए चाइल्ड ऑफ 4 ईयर ओल्ड सिमेटिडिन बाय काउलिंग फार्मूला व्हेन एडल्ट डोज ऑफ द ड्रग इज 100 mg। अगर हमारे पास जो है एडल्ट डोज 100 mg है तो सिमेटिडिन का जो मतलब कि 100 mg का हमारे पास जो टेबलेट है उसको हम 4 साल के बच्चे को कितना डोज देंगे ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बच्चे की उम्र कितनी है, 4 साल हमें पता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। एडल्ट डोज हमारे पास कितना है, 100 mg है, तो 100 mg यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसी को देखिए यहीं पे कैलकुलेट कर दिया गया है। तो अब मतलब कि जो 4 साल का बच्चा है इसको हमें ड्रग कितनी देनी पड़ेगी, 20.83 mg देनी पड़ेगी। समझ गए। अब आइए आगे बात करते हैं बॉडी वेट बेस्ड डोजिंग मेथड। मतलब कोई भी बच्चा है
उसके मतलब कि वो कितने केजी का है, मतलब कि उसका वेट कितना है, उसके हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, उसका डोज डिसाइड करने वाला है। एज तो आपने देख लिया, अब वेट के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा इसमें फार्मूला आता है, कलर का फार्मूला आता है। ये हमारा या तो कलर का फार्मूला एग्जाम में आता है, या तो जो हमारा यंग फार्मूला जो आपने सबसे पहले पढ़ा वो आता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों है, ठीक है, क्योंकि दोनों बहुत ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो इसका जो फार्मूला आता है, चाइल्ड डोज इक्वल टू आता है वेट ऑफ चाइल्ड पाउंड, ठीक है, मतलब कि कितने पाउंड का बच्चा है, ठीक है, अपॉन 150 कर देंगे, मल्टीप्लाई एडल्ट डोज कर देंगे। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, कैलकुलेटेड डोज ऑफ चाइल्ड 60 मंथ ओल्ड बाई द कलर फार्मूला हुज वेट वाज 20 पाउंड, एडल्ट डोज इज 200 mg। अगर हमारा जो एडल्ट डोज है वो अगर हमारा 200 mg है, तो अगर कोई भी बच्चा जो है 20 पाउंड का है और वह 60 महीने का है, तो उसको कलर फार्मूला के हिसाब से कितनी mg देंगे हम ड्रग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट ऑफ चाइल्ड लिखा गया, मतलब कि बच्चे का वेट कितना है, 20 पाउंड है, तो 20 पाउंड यहाँ पे लिख लेंगे, 150 कर लेंगे। और एडल्ट डोज हमारा कितना है, दिया गया 150, तो 150 यहाँ पे कर लेंगे। अब देखिए यहीं पे कैलकुलेट कर दिया गया है, तो हमारा आ जाएगा चाइल्ड डोज कितना आ जाएगा, 26/66 mg हमारा आ जाएगा। ये मतलब कि जो बच्चा 20 पाउंड का, उसको हमें इतना ड्रग देनी है। अब देखिए हमारा लास्ट आता है सरफेस एरिया बेस्ड डोजिंग मेथड, मतलब इसमें बच्चे का जो डोज डिसाइड करने वाले हैं कि बच्चे को कितनी मेडिसिन देनी है, ये हम सरफेस एरिया मतलब उसकी मोटाई के हिसाब से देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला आता है, चाइल्ड डोज इक्वल टू आता है चाइल्ड बॉडी सरफेस एरिया अपॉन एवरेज एडल्ट बॉडी सरफेस एरिया, मल्टीप्लाई कर देंगे एडल्ट डोज, ठीक है। मान लीजिए कि बच्चे की जो सरफेस एरिया है यहाँ पे दिया गया है 1.856 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो ये क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे 1.85, ये आपको करके बताना है, ठीक है। यहाँ पे एडल्ट डोज मान लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, एडल्ट डोज मान लीजिए हमारा 100 mg है, ठीक है, 100 mg है, तो बच्चे को कितना देंगे, ये तो हमारा एडल्ट है, बच्चे को कितना देंगे, तो हम क्या करेंगे, बच्चे की जो बॉडी की सरफेस एरिया है 1.85 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारा एडल्ट है, एडल्ट का सरफेस एरिया कितना है, 175 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एडल्ट का डोज कितना 100 mg है। अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि हमारा जो कैलकुलेशन आएगा 1.85 अपान कर देंगे 175, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, तो जो हमारा डोज आएगा वो हमारा आ जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताइएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।